नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 6 साल बाद होने जा रहा है। सम्मेलन न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने का ये मंच बनाया गया है। अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जस्टिस रमन के प्रस्ताव को सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि न्यायिक रिक्तियों को भरने और साथ ही लंबित मामलों और वहीं कानूनी सहायता सेवाएं और भविष्य के प्रारूप बात की जाए तो ई अदालत चरण 3 जैसे विषय भी एजेंडे के शीर्ष पर रखे गए हैं। जस्टिस रमन और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी दिन भर चलने वाले कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के बाद विभिन्न कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री और कई मुख्य न्यायाधीशों के साथ बताया जा रहा है कि जो सम्मेलन है ये हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है और बताया जा रहा है कि 6 साल बाद इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो हुआ है और इसमें कई विभिन्न मुद्दों पर भी बताया गया कि चर्चा हुई है, इसमें शामिल भी रहे। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार दोपहर खालिस्तान विरोधी एक मार्च को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई। बता दें कि इसमें पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल भी हो गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया और तलवारें भी चलाईं। बाद में पुलिस ने मामले को हालांकि शांत कराया। अब इसको लेकर के सीएम भगवत मान ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पटियाला में 9:30 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया है और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं पटियाला आईजी राकेश अग्रवाल को हटाने के बाद सीनियर एसपी और सिटी एसपी ने भी हटा दिया गया है। हिंसा के बाद बात की जाए तो सीएम भगवत मान जो है वो काफी ज्यादा सख्त रूप में नजर आ रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है ताकि जो अफवाहें थोड़ी बहुत फैल रही हैं उससे बचा जा सके। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश में कोविड महामारी के बाद भी केंद्र सरकार जनता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब राज्यों की बारी है, वो भी आगे आए और इसकी जिम्मेदारी लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में सिर्फ 30% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके बदले में अन्य कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जहां एक और सरकार का पक्ष लिया है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी वे लगातार निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो काफी कम बढ़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री ने चालू की हैं और अब राज्यों की बारी है कि राज्य भी आगे बढ़े और इसमें अपनी जवाबदेही भी दें। आखिरकार राज्य ने जो वैट कम क्यों नहीं किया, इसको लेकर के भी लगातार जो केंद्र सरकार है वो भी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया था कि जब नवंबर से ही अगर बात की जाए तो वैट घटाने की बात कही गई थी, तो आखिरकार राज्य ने क्यों नहीं किया। इसी को लेकर के बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर भी नजर आ रही है।
कहना है कि केंद्र ने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली है, अब राज्यों की बारी है कि राज्य भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और संभालें। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते बिजली संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ राज्यों में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती देखने को मिल रही है। वहीं पंजाब के उप मुख्य अभियंता संजीव प्रभाकर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में कोई कोयले की कमी नहीं है। संजीव प्रभाकर ने यह भी कहा कि गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में 30 से 40% की वृद्धि हुई है। अगर कहीं बिजली कटौती हुई है तो वो 2 थर्मल प्लांटों में तकनीकी समस्याओं के कारण हुई है। इस दौरान 800 मेगावाट की आपूर्ति प्रभावित हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले भगवत मान की सरकार में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बिजली संकट का सारा ठीकरा चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पर फोड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए बिजली को लेकर के कोई इंतजाम नहीं किया था। इस साल पहले के मुकाबले बिजली में 40% का इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि इस संकट से पंजाब के लोगों को निजात दिला सके। तो पंजाब के डिप्टी चीफ इंजीनियर का यह बयान सामने आया, जिन्होंने उसमें कहा गया कि कोयले की कमी नहीं है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और साथ ही ये भी कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में काफी ज्यादा कमी देखी जा रही थी कोयले की, लेकिन फिलहाल कोई कमी नहीं है। कुछ प्लांट्स में गड़बड़ी के कारण बताया जा रहा है कि बिजली की जो समस्या है वो हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर भी काम किया जा रहा है और पंजाब की जनता को इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। जहां एक तरफ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं देश में बिजली का संकट ने कई लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ा दी। आपको बता दें कि कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली गुल होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। और इस हालात के दोनों कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का कम होना और दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना। वहीं अब बिजली मंत्रालय इन राज्यों को कह रहा है कि बिजली एक्सचेंजेस में बिजली उपलब्ध है और राज्य चाहे तो वहां से बिजली खरीद सकते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली एक्सचेंजों में बिजली की अधिकतम रेट घटाकर 12 रुपए प्रति यूनिट कर दी है। तो एक और जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं दूसरी और बात की जाए तो बिजली से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो 7 से 8 घंटे की कई राज्यों में बताया जा रहा है कि बिजली की कटौती के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कई राज्यों में बात करें तो बिजली की समस्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां एक और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो बिजली की मार, इससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो जनता झेलती हुई नजर आ रही है और हालांकि सरकार से लगातार इसकी गुहार भी लगाई जा रही है। तमाम राज्यों में इस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन वहीं लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली जो गुल होने की शिकायतें आ रही हैं और इस हालात के 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का कम होना और वहीं दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना। साथ ही वहीं अब बिजली मंत्रालय ने राज्य को ये तक कह डाले हैं कि बिजली एक्सचेंजेस में बिजली उपलब्ध है और राज्य चाहे तो वहां से बिजली भी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली एक्सचेंजों में बिजली की अधिकतम रेट घटा करके 12 रुपए प्रति यूनिट कर दी है।
कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया है। लॉकडाउन लगने के बाद देश का हाल बदहाल हो गया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बताया कि देश को इससे उबरने में 12 साल लग जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व बैंक की रिसर्च टीम की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कोरोना की वजह से देश की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और पिछले 3 सालों में भारत को उत्पादन में करीब 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कोरोना से हुए नुकसान से निपटने में साल 2034 या 2035 तक का समय लग सकता है। इसके अलावा उत्पादन घाटा 2020, 2021 और 2022, इसके साथ ही 2022 और 2023 के लिए 19.1 लाख करोड़ रुपए और साथ ही 17.1 लाख करोड़ रुपए और इसके साथ बात की जाए तो 16.4 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान बताया गया है। तो कोरोना काल के बाद से बात की जाए तो इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है, जिसके चलते तमाम दिक्कतों का सामना भी जनता को करना पड़ रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए इकोनॉमिक्स आकाश जिंदल जी हैं, वो जुड़ गए हैं। आकाश जी, जब से कोरोना की देश में एंट्री हुई है, अगर हम बात करें तो इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा गिर चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और आरबीआई की रिसर्च में अगर हम बात करें तो एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 10 साल इससे उबरने में लग जाएंगे। सर देखिए, कोरोना एक देश के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव झटका था। कोरोना और खासकर लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई थी। और कोरोना में देखिए, कोरोना का इंपैक्ट सिर्फ एक बार नहीं, कई बार लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस, नाइट कर्फ्यूज, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। और होता क्या है, 1 महीने के लिए जब बिजनेस या इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका इंपैक्ट 4 या 5 महीने तक रहता है, बिकॉज बिजनेस का पूरा साइकिल डिसरप्ट हो जाता है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट इस पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ी है। आज हिंदुस्तान में बहुत से यंग इंजीनियर्स, एमबीएस ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। साथ ही साथ लोअर लेवल पे भी जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहे हैं, उनको भी जो है जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो ओवरऑल इकोनॉमी को काफी बड़ा सेटबैक लगा। पिछली बात की बात करें, 31 मार्च 2021 का डेटा बताता है कि जीडीपी ग्रोथ -6.6% रही है देश की। तो इतनी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं बताती है कि पिछले सालों का कुछ गेन भी खोया है और आगे के लिए भी दिक्कत या तकलीफ है। और खासकर हिंदुस्तान जैसा देश जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिसरप्ट हो जाना बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ का काम है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी को उस लेवल पे पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा जहां प्री कोरोना टाइम में थी। तो ये जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज को जो है, ये जो खड्डा इकोनॉमी बन गया, उसको भरने में बहुत वक्त और बहुत एफर्ट लगेगा। सर, सवाल ये खड़ा होता है आखिरकार इससे कैसे उबरा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कई दिक्कतों का सामना जो है वो तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए बेरोजगारी साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें सरकार के लिहाज से तो वह साफ तौर पर कहते आते हैं कि इकोनॉमी जल्द से जल्द अब काफी ज्यादा ठीक हो गई है और जल्द से जल्द हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं रिसर्च के दौरान जो बातें सामने आ रही है उसमें 10 साल उभरने में लगेंगे। तो सरकार के पास भी सर क्या विकल्प अब बचता है? देखिए, सरकार के पास विकल्प यही बचता है कि सरकार अपनी तरफ से इकोनॉमी को पूरा एफर्ट करके बूस्ट करे, और हमारी सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। सरकार ने जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैकेज दिया। उससे कई इंडस्ट्रीज जिनको दिक्कत आ सकती थी लिक्विडिटी की, उनको लिक्विडिटी की समस्या को दूर किया गया। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर सरकार कंसंट्रेट कर रही है, ताकि बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस दी जाए, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट दिया जाए, ताकि वो बिजनेसेस को ग्रो करा सके। ऑलरेडी आज देखिए, कोरोना से हमारी रिकवरी हुई है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स का जो है, करीब 1 महीने पहले डेटा आया है, एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा हमने ग्रोथ किया है। करीब 25 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो पाएंगे। अब बहुत अट्रैक्टिव जो है टर्म्स के ऊपर एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया को। सिमिलरली यूके के साथ भी एक एफटीए साइन करने के लिए हम एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं। तो भारत की सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को
पुश दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं जो देश को कहीं ना कहीं तरक्की के आयाम पे ले जाएंगे और इकोनॉमी का जो नुकसान था उसको भरपाई करने में कोशिश करेंगे। जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे इनिशिएटिव है जो कोरोना के समय, देखिए कोरोना एक ऐसी चीज थी जो एक ऐसा पेंडेमिक था कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। एक नेचर की तरफ से आई हुई एक आफत थी। तो उसमें अब सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। इस साल तमाम ग्लोबल एजेंसीज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% की प्रेडिक्ट कर रही हैं। यानी हिंदुस्तान से जो एक्सपेक्टेशन है दैट विल बी अगेन perhaps the fastest growing economy amongst major economies this year। तो वो हिंदुस्तान से उम्मीद लगाई जा रही है। उसके अलावा 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं दुनिया की और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बहुत करीब हैं। और जो ग्रोथ रेट हिंदुस्तान ने अभी कोरोना के बाद जिस ग्रोथ रेट पे हिंदुस्तान चल रहा है, आने वाले 4 से 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की क्षमता रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान की स्टेट जैसे यूपी जैसी स्टेट वो खुद $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है एक टारगेट रख के चल रही है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। कोरोना ने हमें बहुत नुकसान किया, इसके बारे में कोई शक नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, बट उसको रिवाइव करने के लिए सरकार उससे इकोनॉमी। बिल्कुल। और वहीं बात की जाए तो जहां एक और अभी वापस से कोरोना की स्थिति बनती हुई देश के अंदर नजर आ रही है, बात करें तो लगातार एक बार मामले फिर से हैं बढ़ने लगे हैं। पूर्व में भी हमने देखा कि किस तरीके से काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देश को हुआ है। और एक बार अगर फिर बात करें तो कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार की जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ रहेंगी और इससे किस तरीके से हम निजात भी पा सकेंगे? सर देखिए, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा एफर्ट किया है। नेशन वाइड जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बहुत बड़ा लॉन्च किया गया था और पूरे नेशन के काफी बड़े हिस्से को वैक्सीनेट कर दिया गया है। अब वैक्सीनेशन से काफी हद तक जो है कंट्री के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सिक्योर है। तो सरकार की सबसे बड़ी तैयारी तो ये रही कि वैक्सीनेशन की एक ह्यूज ड्राइव, दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हिंदुस्तान में सरकार इतना बड़ा एफर्ट कर लेगी, लेकिन हमारी सरकार की यहाँ तारीफ करूंगा। नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव की गई और हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को वैक्सीन कर दिया गया, जिससे रिस्क कुछ हद तक कम हो गया है। सबसे पहली तैयारी तो ये है। दूसरा, कोरोना के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अनाज गरीब भाई बहनों के लिए अरेंज किया, क्योंकि गरीब भाई बहनों को दिक्कत आई थी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो उनको फ्री अनाज बांटा गया। तो उस चीज को जो है आम आदमी का ध्यान रखते हुए, गरीब भाई बहनों का ध्यान रखते हुए, ताकि किसी को जो है भूखे ना सोना पड़े, उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से एफर्ट किया। उसके अलावा कोरोना के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सरकार ने डिसेमिनेट की लोगों के अंदर। कोरोना प्रोटोकॉल को लेके, कोरोना गाइडलाइंस को लेके ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की गई कि कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं। चाहे मास्क पहनना हो, चाहे ग्लव्स पहनना हो, चाहे सैनिटाइजर का उपयोग हो। सरकार की तरफ से वाइड पब्लिसिटी की गई, वाइड कैंपेन लॉन्च किए गए ताकि लोगों को अवेयर करा जाए कि कैसे अपने आप को कोरोना से बचा के रख सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही हमारे पास ये स्थिति आई कि हम कोरोना को कम करने के लिए या कोरोना आगे ना फैले उसको लेकर कुछ एक्शन ले सकते हैं, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल जिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ते हुए दिखा जा रहा है। तेजी से बढ़ते मामलों में प्रशासन और लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ाती है। पिछले 24 घंटे में देश में 3688 नए मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, जो कि कल के मुकाबले ज्यादा हैं। वहीं इस दौरान 50 लोगों की महामारी के चलते मौत हुई है। इन नए मामलों के बाद अब एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 18,684 हो गई है। वहीं देश में कुल आंकड़ों की बात की जाए तो संख्या 4,30,75,862 तक जा चुकी है। इसके साथ ही देश भर में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 5,23,803 हो गया है। 29 अप्रैल यानी कि कल कोरोना बुलेटिन के अनुसार बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,607 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं,
जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी के बाद से आंकड़ा सबसे ज्यादा दर्ज हुआ है। इस दौरान 2 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। वहीं अब दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,609 तक पहुंच गई है। में कोरोना के मामले जो है वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जो मामले हैं वो अब काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के चलते जान भी चली गई है, जिसके चलते एक बार प्रशासन और लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसको लेकर के तमाम प्रयास जो हैं वो सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि लोग सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और साथ ही मास्क पहने और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, जिसके चलते कोरोना से बचा जा सके। क्योंकि कोरोना की एक बार वापस से एंट्री हो गई है और कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।